लास्ट लेक्चर जहाँ पे हमने छोड़ा था उसके आगे से काम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। और जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मैं वहाँ पे पढ़ा रहा था, और उस लॉ की जो स्टेटमेंट थी वो वहाँ पे डिस्कस की थी, और उसकी स्टेटमेंट के बाद जो है वहाँ पे उसकी एक डेरिवेशन जो थी वो हमने डिस्कस की थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की। अच्छा, अब ये जो डेरिवेशन थी हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, उस डेरिवेशन के एंड में दो रिजल्ट्स थे जो हमें यहाँ पे मिले थे। ठीक है, वो दो रिजल्ट्स कौन कौन से मिले थे, अगर एक नज़र आप उन रिजल्ट्स को याद करें तो हमने जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म ड्राइव की थी, तो उस मैथमेटिकल फॉर्म में एक रिजल्ट हमारे पास ग्राम लॉ का था, वो ये वाला था, R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d2/d1। एक ये रिजल्ट था जो हमारे पास था। इसी तरह से जो इसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म कंटिन्यूस ड्राइव की थी हमने इसके बाद, तो वो ये थी कि R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। एक मैथमेटिकल फॉर्म ये थी जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी। तो ये दो मैथमेटिकल फॉर्म्स थी ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, और आज के लेक्चर में हमने जो है वो इसके कैलकुलेशंस करनी है, इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह यहाँ पे करने हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स इन मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्व होंगे। अच्छा, इन फॉर्म्स को यूज करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, वो ये कि हमने ग्राम्स लॉ में ये पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का डेंसिटी के रूट से इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, तो रेट और डेंसिटी का इनवर्स रिलेशन होता है, और इसी तरह रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मॉलिक्यूलर मास का भी इनवर्स रिलेशन होता है। तो फॉर्मूले में जिस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये रखना है कि देखो, अगर आपके पास दो गैसेज हैं, एक गैस को आपने गैस 1 अज्यूम किया हुआ है, दूसरी गैस को आपने गैस 2 अज्यूम किया हुआ है, तो जिस गैस का रेट ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, उसकी डेंसिटी देखें नीचे आएगी डिनोमिनेटर में। इस बात का ख्याल रखना है, सही है। और इसी तरह जिस गैस का रेट नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, तो उसकी जो डेंसिटी है वो ऊपर आएगी न्यूमरेटर में। ये इस तरह से होगा। तो अगर R1 ऊपर है तो D1 नीचे, R2 नीचे है तो D2 ऊपर है। और इसी तरह मॉलिक्यूलर मास वाला जो फॉर्मूला है उसमें भी यही होगा कि अगर R1 ऊपर है तो M1 नीचे है। ठीक है, यानी जिस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ऊपर है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे है, और जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन नीचे है उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर है। क्योंकि हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उन न्यूमेरिकल्स में यही होगा कि दो गैसेस दी जाएंगी, उन गैसेस को कंपैरिजन करते हुए हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। तो इसलिए जब भी दो गैसेस दी जाएंगी और आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, चाहे आप डेंसिटी का यूज करें या मॉलिक्यूलर मास वाला, तो फॉर्मूले में यूज आपने करते वक्त इस बात का जो है वो आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि भाई ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन इस तरह से टैकल होगा। तो इसलिए ये बहुत बेसिक सी चीज है। अच्छा, अब हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बहुत सारे मतलब मुख्तलिफ तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, यानी एक अच्छा खासा जो है ना वो ईद का गिफ्ट आपको मिल सकता है होमवर्क की फॉर्म में ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स का। तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से, और उसमें बड़े बड़े क्वेश्चन बीच में ऐड करते जाएंगे। तो जरा देखें इसके अंदर क्या क्या चीज है। एक क्वेश्चन हमारे पास जो अक्सर बनता है वो ये बनता है कि आपको दो गैसेस देते हैं और उनके रेट्स ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने को कहते हैं। जैसे अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, और कोई सी दो गैस दे देंगे आपको, फॉर एग्जांपल एक दी मीथेन और दूसरी दी इन्होंने सल्फर डाइऑक्साइड गैस, कि मीथेन गैस एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आप यहाँ पे कंपेयर करें। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो अक्सर बनता है। तो अगर आपको रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करने को दिया जाता है तो आप इस पर वर्किंग कैसे करेंगे उसको समझ लें। देखिए, रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है तो आपको बस इतनी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी, उसके अलावा कुछ और नहीं दिया जाएगा। तो ये दो दो नंबर के न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसमें आपने वर्किंग कैसे करनी है कि आप दो नंबर के न्यूमेरिकल्स में डाटा बनाए बगैर भी डायरेक्ट काम कर सकते हैं। डाटा की रिक्वायरमेंट 4 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स में नॉर्मली होती है, 2 मार्क्स वाले न्यूमेरिकल्स विदाउट डाटा वर्किंग कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें भी काम कुछ इसी तरीके से होगा बेटा आपके पास कि आप जब इस पर वर्किंग करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग इस तरह से करेंगे कि इन दोनों में से अपनी मर्जी से किसी भी गैस को आप गैस 1 अज्यूम कर लेंगे और दूसरी गैस को आप गैस 2 अज्यूम कर लेंगे। जैसे मीथेन है तो उसको गैस 1 अज्यूम कर लेंगे, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है उसको आप गैस 2 अज्यूम कर लेंगे। आप इस तरह से पहले तो अजम्पशन करेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन बता रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व होगा।
तो एक को गैस 1 एक को गैस 2 अपनी मर्जी से दे दिया। वैसे प्रैक्टिस ये होती है अमूमन कि जो गैस लाइटर होती है हम अमूमन उसको गैस 1 अज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस है, कोई ऐसा रूल नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई किया, और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्योंकि इस तरह से चल रहा है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, आपने ग्राम लॉ का रेफरेंस दिया। अब आपने गैस 1 अज्यूम किया हुआ मीथेन को, तो R1 की जगह पर आ जाएगा मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन डिवाइडेड बाय R2 की जगह पर आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड का रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ। अच्छा, अब वही बात जो मैं पीछे स्लाइड पे आपको समझा रहा था कि मीथेन का रेट अगर आप ऊपर लिख रहे हैं, न्यूमरेटर में लिख रहे हैं, तो मीथेन का जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का रेट नीचे लिख रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो न्यूमरेटर में आएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मॉलिक्यूलर मास क्रॉस में पुट होंगे। ये पिछली स्लाइड चेक कर लें, उसमें यही बात मैं समझा रहा था कि अगर R1 ऊपर है तो M1 नीचे आएगा, जिस गैस का रेट ऊपर है उसका मॉलिक्यूलर मास नीचे आएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है बस। तो इसलिए हम मॉलिक्यूलर मास इस क्रॉस में पुट कर रहे हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 64, तो वो न्यूमरेटर में आ गया। मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, वो डिनोमिनेटर में आ गया। उसके बाद आपने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो फर्दर कैसे सॉल्व हो जाएगा? 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 4 64 होता है, और उसके बाद जब आप 4 का रूट लेंगे तो 4 का रूट आपके पास आ जाएगा 2। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि R मीथेन अपॉन R SO2 इज इक्वल टू 2। आपके पास ये जो है एक आंसर आ गया। अब ये जो आंसर आपके पास आ रहा है, ये आंसर 2-3 मुख्तलिफ तरीकों से लिखा जाएगा। इस आंसर को रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस तरह से बुक में दिया हुआ है। रेशो की फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो तरीका समझ लें कि आप आंसर इस तरह से भी दे सकते हैं। आप अगर बुक वाले तरीके से लिखेंगे ज्यादा बेहतर है कि आपने लिखा RCH4, ठीक है, फिर डिवाइड है ना, तो डिवाइड की जगह पे आपने लगा दिया रेशो, ठीक है, फिर डिवाइड में RSO2 है तो आपने अपॉन में RSO2 तो था, SO2 जो था उसको लिख दिया। फिर ये इक्वल आ रहा है तो इक्वल की जगह पर आपने यहाँ पे प्रोपोर्शन का साइन लगाया, 4 डॉट्स। फिर ये 2 आ रहा है, ये 2 वैसे के वैसे ही रहेगा। फिर 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब 1 लिखा हुआ होता है, सही है। तो वो जो 1 उसके नीचे लिखा हुआ है आपने उसको इस तरह से रेशो डाल के लिख दिया। तो ये जो फॉर्म थी, ये मैथमेटिकल फॉर्म इस तरह से लिखी जा सकती है कि RCH4 रेशो RSO2 इक्वल्स टू 2:1। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये दोनों तरह से लिखा जाएगा। एक और तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो तरीका MCQs में काम आएगा, वैसे काम नहीं आएगा। एक और तरीका भी लिखने का है, वो तरीका यूं है, जिसमें आइडिया शेयर कर लेता हूं आप लोगों से। वो तरीका यूं है कि भाई आपने लिखा ये जो RCH4 अपॉन RSO2 है ना, RSO2 इधर डिवाइड हो रहा है, उसको लेफ्ट साइड पे ले जाके आपने मल्टीप्लाई करा दिया। तो जब RSO2 को लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि RCH4 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RSO2। ये इस तरीके से जो है वो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो तीनों तरीके इसके लिखने के, बुक ने अपने आंसर्स में रेशो वाले तरीके से लिखा हुआ है, जो हमारा सेकंड यहाँ पे मेथड है रेशो वाला, तो बुक ने इस तरीके से ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप भी इसी तरीके से लिखिएगा, लेकिन ये तीनों पॉसिबिलिटीज हैं, और तीनों पॉसिबिलिटी वही बता रही है कि जैसे तीसरे वाले में देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की जो भी स्पीड है डिफ्यूज करने की, अगर आप उसको डबल कर दें तो आपको मीथेन की स्पीड मिल जाएगी। यानी मीथेन सल्फर डाइऑक्साइड की डबल स्पीड से ट्रैवल करती है। ये इस तरह से होता है। तो आपके पास ये एक क्वेश्चन है जो अक्सर कंपैरिजन में पूछा जाता है, और आपको एक जैसे पेयर दिया हुआ है मीथेन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये एक पेयर 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपने करना है। तो आई होप कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आप एक पेन और पेपर पकड़ लें जल्दी से, तो एक कंपैरिजन मुझे भी करने मैं आपको करने को दे रहा हूँ, वो कीजिए, फिर हम आगे निकलते हैं। ठीक है, पेन पेपर ले लें और मैं एक कंपैरिजन दे रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिएगा, क्विकली ट्राई कीजिएगा, क्योंकि 2 मिनट का काम है, ज़्यादा काम नहीं है इसमें। ठीक है, चलें इसको ट्राई करें। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यू हैव टू कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस। ठीक है, चलें इसको ट्राई करें, देखें क्या आता है।
ओके जी, एक आंसर आ रहा है 1.6:1। ओके, अच्छा रेशो पॉइंट्स वगैरह में आएंगे, कोई मसला नहीं है, पॉइंट में आने दीजिएगा आंसर। अक्सा ने एक आंसर निकाल के दिया। ओके, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स एज वेल बेटा। शाबाश, करें करें, देखें किसके क्या आ रहे हैं। एमन, हसान, माहीन, मनान, शाहिद, तलहा, देखें क्या आंसर्स आ रहे हैं। 1.608 हसान का आ रहा है। ठीक हो गया हसान, तो इसका मतलब है कि आंसर ठीक है, यही आ रहा होगा। बाकी लोगों का भी मेरा ख्याल में यही आ रहा होगा। इसको अगर आप लोग ट्राई कर लें सारे क्विकली तो ठीक है। एमन का भी ये आ रहा है, बस सही हो गया। यानी आपने इस आंसर को जब लिखा होगा तो इस तरीके से लिखा होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया और रेशो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोपोर्शन। ठीक है शायद भाई, 1.608 आ रहा है, मैं 1.6 लिख देता हूँ, रेशो 1। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास इसका रिजल्ट आ रहा होगा, तो ये इसका आंसर है और ये यकीनी तौर पे इसका राइट आंसर होगा। तो ये इस तरह से तो सही है। इसका मतलब बेसिक आइडिया सबको हो गया। इससे मैचिंग के क्वेश्चन मैं आपको घर से ट्राई करने को दे दूंगा, आप इससे मैचिंग के क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। ओके, मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। मनान हो जाएगा ना बेटा ये सब, जल्दी से बता दो मनान। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन का अब जो मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन जरा देखिएगा क्या है। एक क्वेश्चन मैं पहले बुक का ऐड करता हूँ, उसके बाद फिर मैं पास पेपर्स के क्वेश्चंस इसमें ऐड करना शुरू करता हूँ। इन्हीं रेशोज पे बनाया हुआ एक बुक के अंदर क्वेश्चन है, मेरे सामने बुक रखी हुई है, मैं उसमें से आपको एक क्वेश्चन निकाल के देता हूँ। उसको अभी हम करते हैं सॉल्व, उसके बाद फिर पास पेपर के हम लेके चलेंगे। तो उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या वो मन्नान छुट्टी क्यों दे रहे हो, क्या मतलब, समझा नहीं मन्नान में आपकी बात। होमवर्क तो बेटा मिलेगा ना मन्नान, छुट्टी हो या ना हो होमवर्क तो मिलेगा, ये तो होगा। द रेशो ऑफ द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस A and B is 1.5:1। ये बुक का क्वेश्चन है, पास पेपर में भी आया हुआ है। इफ द मॉलिक्यूलर मास, मन्नान होमवर्क जो आपको मिलेगा बेटा वो नेक्स्ट वीक के लिए मिलेगा, थर्सडे को आपने सबमिट कराना है। ईद के बाद भी इंशाल्लाह ताला आपको 2-3 दिन मिल जाएंगे, आप कर लीजिएगा। हम कब बोलने का, आप ईद में बैठ के होमवर्क करें, ईद के बाद कीजिएगा, ठीक है। इफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए, ईद एंजॉय करें यार, कोई मसला नहीं है, इज 16, फाइंड द molecular mass of gas B। अच्छा जनाब, इस तरह का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट में मौजूद है, पास पेपर में आया हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन की लॉजिक जो है वो यूं ही चल रही है कि भाई आपको जो है इन्होंने कहा हुआ है कि दो गैसेस हैं और उनका जो रेट्स ऑफ डिफ्यूजन है उनका रेशो दिया हुआ है 1.5:1। फिर अगर एक गैस का मॉलिक्यूलर मास इतना है तो बताएं दूसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। ये इन्होंने जो है वो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अच्छा जनाब, इस पे वर्किंग किस तरीके से करनी है, इसकी वर्किंग को सारे देख लें। इसमें डाटा बनेगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन बन रहा है ना, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, तो 4 मार्क्स का, सॉरी, तो इस पे डाटा बनेगा। 5:1 से पहले 1 किस चीज का है? अरे 5:1 नहीं है बेटे, ये 1.5:1 है। 1.5:1 लिखा हुआ है, 5:1 नहीं है अक्सा। अच्छा भाई, इसका सबसे पहले तो बनेगा डाटा, तो इसलिए मैं डाटा इसका क्विकली बना देता हूँ। कह रहे हैं कि भाई रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी इज 1.5:1। यानी उन्होंने यूं दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस ए एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस बी का जो रेशो आ रहा है, ये रेशो 1.5:1 है। ये इस तरह से दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि अगर गैस ए का मॉलिक्यूलर मास 16 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए इज 16, ठीक है, 16 AMU, यूनिट में लिखना भूल गया क्वेश्चन में। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी।
आपने गैस बी का यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, ये इस तरह से है। अच्छा जनाब, अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें काम क्या होगा। स्टार्टिंग उसी तरह से होगी जिस तरह हमने वहां पे भी की थी, कि सबसे पहले आप अजम्पशन करेंगे कि लेट गैस 1 जो है वो है ए एंड गैस 2 जो है वो है बी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे ग्राम्स लॉ ऑफ लगाएंगे, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन लगाएंगे, सॉरी। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, ये कहता है। इसको जब आप ए और बी के लिए कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने पे ये फॉर्मूला इस तरह से हो जाएगा, आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन एम ए। बात समझ में आ रही है? आर ए ऊपर है तो एम ए नीचे, आर बी नीचे तो एम बी ऊपर है, तो ये इस तरीके से आपके पास बनेगा। अच्छा, उसके बाद उससे आगे क्या होगा, देखो आप अगर डाटा को एक नजर देखो बेटा क्विकली, लिखा हुआ है आर ए रेशो आर बी इक्वल्स 1.5 रेशो 1। क्या मैं इस बात को यूं लिख सकता हूं, जस्ट एक वर्किंग, कि आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1? ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि जब मैं अपॉन को रेशो में लेकर आता हूं तो इस तरह से आता है ना, रेशो को वापस अपॉन में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा। अगर मैं ये वाली बात पे किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर बात बड़ी आसान हो गई कि आर ए अपॉन आर बी पूरा फैक्टर 1.5 अपॉन 1 यानी 1.5 के बराबर है, तो इसलिए लेफ्ट साइड पे आर ए अपॉन आर बी है तो उसकी जगह पर आ जाएगा क्या, 1.5। सही है, पक्का आंसर सही है बेटा आपका। इसी तरह राइट साइड पे एम बी आपने फाइंड करना है और एम ए जो है वो है 16। उसके बाद कुछ नहीं करना, उसके बाद आपने स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर देनी है। जब आप दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट साइड पे 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे इस पूरे का यानी एम बी अपॉन 16 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद 1.5 का स्क्वायर मेरा ख्याल है 2.25 होता है शायद, है ना। और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे राइट साइड पे, तो बच जाएगा एम बी अपॉन 16 को ऊपर ले जाके 2.25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2.25 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू एम बी। और उसके बाद जब 16 को 2.25 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 36 AMU। ये आपको मॉलिक्यूलर मास जो है वो मिल जाएगा इस गैस बी का, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही, तो सिंपल है, बेसिकली आपने रेशोज से खेलना है, आपने कोई ज्यादा इसमें टेंशन वाली कोई सीन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट आपने रेशो को सही से हैंडल करना है। अगर आप रेशो सही से हैंडल कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन में कुछ बचेगा ही नहीं, सिंपल ही है। तो भाई ये इस तरीके से होगा, इसका आइडिया ध्यान में रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं थोड़ा अलग अलग टाइप का करवा रहा हूँ ताकि फिर कुछ और आपको मैं घर से करने को दे दूँ। असल में क्वेश्चन रीड करना आना चाहिए, असल गेम जो है ना वो इस चीज पर है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये देख लें, उसके बाद देखें इस पे लॉजिक समझ में आती है कि नहीं आती। क्वेश्चन यूं है, क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस whose rate of diffusion is twice that of methane। इस तरह से क्वेश्चन है कि कोई गैस है अननोन, उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उस गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का ट्वाइस है। अच्छा पहले बात तो ये कि इसको डाटा में कैसे लिखोगे, आपने इसको डाटा में लिखना है। अब देखिए डाटा में किस तरह से लिखा जाएगा। सपोज करें कि जो अननोन गैस आपके पास है वो है एक्स, ठीक है, एक अननोन गैस है वो है एक्स। तो कह रहे हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है अननोन गैस का वो मीथेन के रेट का ट्वाइस है। इस बात का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स यानी कि अननोन गैस इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। ये जो आखिर में लिखा हुआ है ना ट्वाइस दैट ऑफ मीथेन, तो ट्वाइस दैट ऑफ मीथेन को आपने इस तरीके से लिखना है। अच्छा उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद फिर यहाँ पर ये हो जाएगा कि आर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ आर मीथेन। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास आपने गैस एक्स का निकालना है, तो गैस एक्स का मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर निकालेंगे। अब ये किस तरीके से निकलेगा इसको आप यहाँ पे समझ लें। आप जब स्टार्ट लेंगे तो उसी तरह से स्टार्ट लेंगे भाई कि आपने अजम्पशन करी कि लेट
लेट गैस 1 जो है वो हमारे पास है x एंड गैस 2 जो है वो हमारे पास है मीथेन। उसके बाद आपने ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन यहाँ पे अप्लाई किया। तो जब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन अप्लाई करेंगे Rx, पहले लॉ का रेफरेंस देंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। तो आपने पहले जो है वो इसका यहाँ पर रेफरेंस दे दिया और फिर उसको इस गिवन गैसेस के लिए अप्लाई करेंगे जो आपको यहाँ पर दी हुई है, यानी मीथेन एंड एक्स। तो R1 की जगह पे आपने Rx ले लिया क्योंकि गैस 1 हमने ये अज्यूम किया हुआ था, और R2 की जगह पे आपने मीथेन को ले लिया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मासेस क्रॉस में पुट की जाएंगी, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ जाएगा, गैस एक्स का नीचे आ जाएगा। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है, वो ऊपर लिख दिया। गैस एक्स का मॉलिक्यूलर मास है mx, वो नीचे लिख दिया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वही रेशो एडजस्ट करना है। अगर आप इस चीज को देखें, Rx इज 2 टाइम्स ऑफ RCH4, तो उसको हम यूं लिख सकते हैं ना कि RCH4 को अगर मैं लेफ्ट पे ले जाऊं तो ये यूं लिखा जा सकता है ना कि Rx अपॉन RCH4 इज इक्वल टू 2। इसमें किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? मैं बकायदा इसको सॉल्यूशन का पार्ट बना रहा हूँ, इस बात को मैं सॉल्यूशन का पार्ट बना लेता हूँ। तो जरा इसको देख लें, मैं इसको यूं कर देता हूँ कि भाई ये आपके पास है इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद हम इसका थोड़ा सा रेफरेंस देते हैं कि भाई सिंस डेटा के हिसाब से Rx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RCH4। ठीक है, मैं बता रहा हूँ मनान, इसको देखते जाओ। Rs इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RCH4, ये वाली बात तो सही नहीं, तो डेटा में दी हुई है। RCH4 को लेफ्ट पे लाके डिवाइड कर दें, तो Rx अपॉन RCH4 राइट पे जाके बच जाएगा क्या, 2। ये वाली बात समझ में आ रही है मनान? इसको उठा के आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में। जब आप इसको उठा के पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से यहां पे बन जाएगी। क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपके पास यहां पर Rx अपॉन RCH4 की जगह पूरा का पूरा आ जाएगा कौन, 2। तो इसलिए आपने क्या किया, उसकी जगह पे 2 लिख दिया। राइट साइड पे 16 अपॉन mx। रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायरिंग की। जब स्क्वायरिंग करेंगे लेफ्ट साइड पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पर जो है इस पूरे रूट के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 16 अपॉन mx का रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, राइट साइड पे स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा 16 अपॉन mx। mx को ऊपर ले जाए और 4 को नीचे ले आए, तो ये आगे मजीद क्या बनेगा, ये आगे बन जाएगा mx इज इक्वल टू, एक मिनट मैं मनान एक मिनट बात करता हूँ। ये हो जाएगा 16 अपॉन 4। उसके बाद mx आपके पास हो जाएगा 16 अपॉन 4 कितना, 16 अपॉन 4 जो है वो यहाँ पर आ जाएगा 4 AMU। ये आपके पास इसका जो है वो यहाँ पे एक फाइनल आंसर जो है वो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरह से होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन में ये डेटा में वाला पॉइंट समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे कैसे रखा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ना, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो अंग्रेजी का फॉल्ट है और कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन तो आपकी समझ में आ रहा होता है। कह रहे हैं कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस। एक गैस है कोई एक्स, अननोन गैस है, उस गैस का आपने मॉलिक्यूलर मास निकालना है और उसका रिलेशन दिया हुआ है हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ट्वाइस ऑफ मीथेन। उस अननोन गैस का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का ट्वाइस है। यानी एक गैस है एक्स, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन के रेट का ट्वाइस है। यानी इसका मतलब है कि अगर आप मीथेन के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको गैस एक्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिल जाएगा। तो इस बात को जब मैथमेटिकली लिखा जाएगा तो वो इस तरह से लिखा जाएगा। इस बात का मतलब है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। यानी जब आप मीथेन के रेट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गैस एक्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिल जाएगा। आगे सपोज करें वो कहते हैं कि हुज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज थ्राइस ऑफ मीथेन। गैस एक्स है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का थ्राइस है, तो अब इसको कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज थ्राइस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। अगर वो कहते कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज हाफ दैट ऑफ मीथेन, यानी गैस एक्स का रेट ऑफ डिफ्यूजन मीथेन का हाफ है,
तो उसको क्या लिखते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस एक्स इज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। ये तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे वर्डिंग किस तरीके से आ रही है, तो इसलिए वर्डिंग का जरा आपने ख्याल रखना है, बस इस बात का ख्याल रखना है। तो इसलिए वर्डिंग्स को अगर आप सही से पिक करेंगे तो आपको पूरी बात जो है समझ में आएगी। और हाँ, वो इक्वेशन 1 लिखिए, इक्वेशन 1 लिखिए। ओके, समझ में क्लियर हो गई मनान बात, या बता दें मुझे भी। इसी नस्ल का एक क्वेश्चन मैं क्विकली आपको करवाता हूँ मीटिंग टर्मिनेट होने से पहले पहले, और फिर मीटिंग टर्मिनेट होने के बाद फिर एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा। एक छोटा क्वेश्चन और कराता हूँ इसी टाइप का, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो वहां पे क्लियर मैं करने की कोशिश करता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट पार्ट है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट पार्ट समझ में नहीं आया, आप ये कह रहे हैं? इक्वेशन 1 के लेफ्ट पार्ट पे तो मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं। इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट पार्ट है, अगर आप देखें R1/R2 M2/M1, ये तो पुराना फॉर्मूला है, और उसके बाद आपने गैस 1 एक्स को लिया हुआ है, गैस 2 मीथेन को लिया हुआ है, तो फिर क्या होगा, गैस 1 की जगह R1 की जगह पे गैस एक्स का रेट आ जाएगा, और R2 की जगह पे मीथेन का रेट आ जाएगा, और राइट साइड पे एम बाकी मॉलिक्यूलर मासेस जो हम क्रॉस में पुट हो जाएंगे। ऐसा है, ऐसा ही है कुछ, और क्या है? समझ में आ रही है या नहीं आ रही, या क्या करूं? मनंत, वहां माइक ऑन करूं मैं 1 मिनट? इसके आगे इक्वेशन 1 के आगे के 3 स्टेप समझा दूं, आप ये कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अच्छा ओके, तो ऐसे बोलो ना, स्पेसिफिक बात, इसके आगे कुछ नहीं, इक्वेशन 1 तक तो असल काम था, उसके आगे क्या है? उसके आगे तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। उसके आगे ये था कि हमने ये जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस हमने लिया डाटा से। ऐसा ही है, अगर आप डाटा देखें, डाटा में ये बात लिखी हुई है ना, आर एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RCH4, ये बात डाटा में लिखी हुई है। तब ने वो चीज जो है वो डाटा से यहाँ पे ले ली, और उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर ये हुआ कि इसको सॉल्व कर दिया, RCH4 को लेफ्ट पे ले आके डिवाइड करा दिया। जब उसको लेफ्ट पे ले जाके डिवाइड कराएंगे तो लेफ्ट पे डिवाइड करने पे यहाँ सिर्फ 2 रह जाएगा, तो इसलिए उसको लेफ्ट पे ले जाके डिवाइड कराया, डिवाइड कराने के बाद राइट साइड पे 2 रह गया, ऐसे होगा। और उसके बाद फिर क्या किया कि इसको हमने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट पे, ठीक है। Rx/RCH4 है, तो Rx/RCH4 2 के बराबर है, तो हमने उसकी जगह पुट कर दिया, और उसके आगे आप फॉलो कर सकते हैं कि भाई इस जगह पे 2 आ गया और राइट साइड पे 16/mx आ गया। अब आ गया समझ? ठीक है, ठीक है, चलें। तो भाई ये आपके पास जो है ना इस तरह का क्वेश्चन है ग्राम लॉग, तो इसको जरा देख लीजिएगा। मैं इसी तरह का एक क्वेश्चन और क्विकली करवाना चाह रहा था, मीटिंग एंड होने से पहले पहले मैं एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, और कोशिश करते हैं कि वो अगर हम कर सकें टाइमली, क्योंकि अगली मीटिंग में मुझे एक अलग क्वेश्चन करवाना है। जनाब, आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। ये तकरीबन उस तरह का है, लेकिन बस क्या है कि इसमें डेंसिटी पे थोड़ा सा उन्होंने बात की हुई है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, कह रहे हैं कि एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl इफ डेंसिटी ऑफ अमोनिया इज 0.66 ग्राम पर लीटर, फाइंड डेंसिटी ऑफ HCl। यानी इनका जो डाटा यहाँ पे है वो यूं है कि कह रहे हैं एट सर्टेन टेम्परेचर प्रेशर अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम्स मोर देन HCl। इस बात को कैसे लिखोगे, अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम मोर देन HCl? ये इस तरह से होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 1.48 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। ये जो पूरी लाइन है ना, अमोनिया डिफ्यूजेस 1.48 टाइम मोर देन HCl, तो अगर HCl के रेट ऑफ डिफ्यूजन को 1.48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको अमोनिया का रेट ऑफ डिफ्यूजन मिलेगा, ये उसी तरह का है। फिर अब फर्क क्या है कि इसमें डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल है, मॉलिक्यूलर मास नहीं है।
अमोनिया की डेंसिटी कह रहे हैं कि 0.66 ग्राम पर लीटर है एंड यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ HCl। ये इस तरह से है। तो देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने का, इसको टैकल करने का तरीका क्या है उसको आप यहाँ पे समझें। देखिए सॉल्व करने का तरीका वही होगा कि आपने स्टार्ट लिया अजम्पशन से कि लेट गैस 1 जो है वो आपके पास है अमोनिया और गैस 2 जो है वो आपके पास है HCl। फिर आपने ग्राम लॉ का फॉर्मूला लगाया कि R1/R2 इज इक्वल टू, क्योंकि क्वेश्चन में इस दफा डेंसिटी दी हुई है तो हम डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ d2/d1। उसके बाद आप जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो फर्दर सॉल्व करने में फिर कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा कि R1 की जगह पे अमोनिया का रेट आएगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 की जगह पर आ जाएगी डेंसिटी ऑफ HCl और D1 की जगह पे नीचे आ जाएगी डेंसिटी ऑफ अमोनिया। तो उसके बाद क्या होगा कि भाई यहाँ पर आप इसके आगे देंगे रेफरेंस। यार ये टाइम एंड हो रहा है यार, ये बड़ा मसला है कि भाई RnH3 इज इक्वल टू 1.48 टाइम्स ऑफ RHCl। ये बात जो है लिखी हुई है डाटा में। अच्छा मीटिंग जिस वक्त भी एंड हो जाएगी तो बेटा मीटिंग एंड करने के फौरी बाद ज्वाइन कर लीजिएगा, ब्रेक नहीं है, सही है। अच्छा अक्सर ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड बेटा। अच्छा उसके बाद 1.48 टाइम RHCl, तो RHCl को नीचे लिया है तो RnH3 इसके आगे अपनी कॉपी पे सॉल्व कर लें बेटा, अपॉन RHCl इज इक्वल टू 1.48 और इसको इन सबको उठा के पुट कर दें इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे लेफ्ट साइड पे इस पूरे की जगह पर 1.48 आ जाएगा, राइट साइड पे आपने सिर्फ डेंसिटीज रखनी है और आपको यहाँ पे आंसर्स मिल जाएंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये मीटिंग यहाँ पर एंड हो रही है, इस मीटिंग को यहाँ पे एंड होने दें। नेक्स्ट मीटिंग को आप इमीडिएटली यहाँ पे ज्वाइन करें।